नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम आप लोगों को आज जो क्लास 10th के सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका कंप्लीट आंसर शीट आप लोगों को कराने जा रहे हैं। आंसर की कंप्लीट बता देते हैं जिनसे आपको पता चल पाएगा कि आपने सोशल साइंस में 40 में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था, उनमें 40 में से आप कितना प्रश्न को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो 40 में से अपना स्कोर जांचने के लिए आप हमारे साथ अभी बने रहें। बस 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों का सारा कंप्लीट हम करा देंगे। तो पहला देखिए हमारे सामने आज ये आपका जो क्वेश्चन सीट है ये किन्हीं बच्चों से हम लिए हैं। और ये देखिए आपका सोशल साइंस जो हुआ है जैक बोर्ड का है, 22-23 का है। तो उनमें देखिए हम लोग फट से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ देर तक हमारे साथ बने रहना है जिनसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना प्रश्न जो आप मिलाने के लिए परेशान होंगे कि आखिर मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना एक्यूरेसी मेरा बन पा रहा है और कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ 40। तो देखेंगे हम लोग जिनमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ अब आ चुका है। देखिए कहता है 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो आप लोग सबको पता होगा कि इसका आंसर 3 हो जाएगा, राष्ट्रवाद। उदारवाद, साम्यवाद नहीं होगा और नहीं निरंकुशवाद होगा, राष्ट्रवाद होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 2 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह आप लोग बताइए कब हुआ था। तो जुलाई 1830 में हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए कहता 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए थे। तो फ्रांस में सुधार के लिए जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, ये भी सही है। दूसरा प्रश्न आपका कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही लग रहा है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा ऑप्शन जो है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाना, ये भी यानी ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सर 4 नंबर क्या कह रहा है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में, यानी थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया प्रश्न को कि जिससे रिलेटेड स्थान, यानी तुम्हारा जो भी सत्याग्रह आयोजन किया गया था उनसे रिलेटेड स्थान पूछ लिया गया था। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात रिलेट है यानी हमारे मोदी जी के घर। अगला प्रश्न 5 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 5 क्या कहता है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो बताइए आप लोग साइमन कमीशन भारत आखिर आने का उद्देश्य क्या था। तो नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान संबंधी नए कानून बनाने या संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, यही सही आंसर है आपका, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 1840 के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो आप लोग बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, चावल, आलू या मक्का। तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा मक्का, यानी 1840 के दौरान जो बीमारी फैला था उसमें सबसे ज़्यादा फसल जो बर्बाद हुआ था वो मक्का हुआ था। आगे देखिए वहाँ प्रमुख फसल है। कहता सर 7 नंबर प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां यानी मूल रूप से सर नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरे खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता उसमें कौन से देश शामिल थे। तो याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में से होता है मित्र राष्ट्र, और हर बच्चे इसे जानते हैं, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला देखेंगे 8वां प्रश्न आपके सामने जो है कहता है कि 1929 कि आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट आ गई थी। तो 8 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग, किसकी गिरावट आ गई थी। उत्पादन की सही है, रोजगार की ये भी सही है, आय और व्यापार की ये भी सही है, यानी परफेक्ट आंसर जो आपका है सर वो तीनों सही है, 1, 2 तीनों सही है। तो इनमें आंसर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अगला देखिए 9 नंबर में आप लोग 9 नंबर कहता है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। आखिर कच्ची कपास की समस्या करने का मेन वजह क्या था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। सही बात है कि सर कच्चे कपास यहाँ से बाहर भेज दिया गया, तो आखिर बुनकर बुनेंगे क्या। तो आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है
कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो 10 नंबर का जवाब आप लोग ही दे दीजिए, कौन से थे? तो कपास और धातु के सर, किसके? कपास और धातु। सही आंसर आपका 10 का 3 है। चलिए 11 नंबर हम लोग देखते हैं, कहता मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो आप लोग सब जान रहे हैं कि छपाई का काम सर्वप्रथम पूरे विश्व में कहाँ शुरू किया गया था? चीन में। छपाई का काम कहाँ शुरू हुआ था? चीन में। 12 नंबर प्रश्न देखिए सर, 12 नंबर कहता है कि निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? जाति प्रथा के अत्याचारों पर, यानी ये पुस्तक जो आधारित है वो जाति प्रथा के अत्याचारों पर है, तो वही पूछ रहा है कि उसके प्रणेता कौन थे। तो 12 नंबर का जो आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा सर ज्योतिबा फुल्ले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुल्ले। याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस पर्सन है सर। आगे देखेंगे, 13 नंबर कहता है कि सभ्यता के समाप्यता, सॉरी सभ्यता नहीं है, समाप्यता के आधार पर साधनों को 2 प्रकारों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या हैं? तो एकदम इजी प्रश्न है, कमजोर बच्चे भी इसे टिक किए होंगे सर। 13 का 2 हो जाएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अगला देखेंगे हम लोग 14 नंबर, कहता संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया? यानी सर संसाधनों का जो जबरदस्त यूज हुआ, कुछ सोचा ना समझा नहीं, फ्यूचर को देखा, तो उसका जो जबरदस्त यूज के कारण कौन कौन सी समस्या सर बन रही है? तो भूमंडलीय तापन, ये भी सही है। ओजोन परत का अवक्षय, ये भी सही है, यानी ये भी नुकसान हो रहा है। अगला सर पर्यावरण प्रदूषण, ये भी, यानी सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 इनमें से सभी। 15 नंबर देखिए सर, 15 नंबर क्या कहता है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है सर? परिस्थिति की विविधता बनी रहती है। सही बात है। अगला सर 2 नंबर कहता है जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा भी बनी रहती है, भी सही, 2 नंबर भी सही। और तीसरा कह रहा है सर बेहतर जीवन जीने के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित रखता है, ये भी सही है, यानी इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, 40 को हम लोग को देखना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आप लोग बोलिए 16 नंबर का आंसर एकदम आसान सा, आरक्षित वन। क्या हो जाएगा सर? आरक्षित। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, कहता है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल निम्न कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। आखिर खतरनाक यानी जहरीला बनने का सर कारण क्या है? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से मिलने से, ये भी सही बात है। दूसरा सर रसायनों के आधुनिक प्रयोग से, ये भी सही बात है। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, ये भी सर। इन सारे ये ऑप्शन के कारण सर जो जो समस्या दिखाया गया, इन सारे कारणों के कारण ही हमारे सामने जो होता है कि खतरनाक बनते जा रहे हैं कौन? जल। आगे सर देखेंगे, यानी 17 का सही आंसर आप लोगों का हो गया 4। अब देखिए सर 18 नंबर क्या कहता है, कहता मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? सर इन बहुत ही क्या बोलेंगे, इतना आसान क्वेश्चन सर, हर कोई इसे देखते ही टिक मारे होंगे। खरीफ फसल, क्योंकि सर हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि खरीफ फसल का होता है बरसात का मौसम, जिसमें फसल सर ज़्यादा खराब होता है, खराब से खरीफ, और खरीफ फसल बरसात में बोई जाती है। अगला सर देखेंगे 19 नंबर, कहता है सर पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सर ये गुजरात। ये किस में? गुजरात में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 19 का सही। 20 नंबर प्रश्न देखिए सर, कहता जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग थोड़ा कॉल के कारण डिस्टर्ब हो गए थे। देखिए 20 नंबर प्रश्न जो क्या कह रहा है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो रही है? मतलब सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया और अविवेकपूर्ण मतलब दिमाग लगाया नहीं और ना ही उसके बारे में सोचा समझा, सर डायरेक्ट इस्तेमाल करता गया। तो देखिए 20 नंबर का सही आंसर आप लोग बता दीजिए क्या है कि जलांकता सर, या लवणता, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। सर चारों ऑप्शन सही, यानी इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिए क्या कहता है सर, औद्योगिक विकास की रीढ़ के हड्डी के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वो कोयला है, लोह अयस्क है, पेट्रोलियम है। सर लोह अयस्क हो जाएगा, क्योंकि कोयला को उद्योग की जननी
कही जाती है। अगला सर देखेंगे, यानी 21 का ऑप्शन 2 था सही आपका। चलिए देखेंगे 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यानी 22 नंबर का जो आंसर है आपका सर बहुत ही सिंपल, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम। 23 नंबर कहता है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। यानी वायु प्रदूषण से कौन कौन सा चीज सर दूषित होता है, किन किन को हानि पहुंचता है। तो मानव स्वास्थ्य को सही है, पशुओं को सही है, पौधों को सही है। यानी सर वायु प्रदूषण से सबको हानि पहुंचता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन 4, यानी इनमें से सभी। अगला देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो 24 नंबर का ऑप्शन एकदम आसान, फ्रेंच भाषा के। किसका सर? फ्रेंच भाषा। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या कह रहा है सर कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। तो जरा ध्यान देंगे, कहता सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, ये भी सही लग रहा है सर। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाए, ये भी सही है। और तीसरा सर बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए, ये भी सही। यानी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। 26 नंबर देखिए सर क्या कहता है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। यानी सर जो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जो कानून तैयार किया जाता है उस पर अंकुश लगाने का काम कौन कर सकता है? सांसद नहीं सर, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, न्यायपालिका। सही आंसर हो जाएगा 3, न्यायपालिका। 27 नंबर देखिए सर क्या कहता है कि पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी पूछा है सर डायरेक्ट कि पोखरण मूवी भी बना हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ये सब मूवी सर ऐतिहासिक होता है, जिसको देखना चाहिए। तो 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है सर कि पोखरण पूछा गया है कि जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था वो किस राज्य में है। तो सर वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। 28 नंबर प्रश्न देखिए सर कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, कि सामाजिक विभाजन जो है सर किन पर आधारित होता है? मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर या शिक्षा पर। तो आपका हो जाएगा सर सामाजिक विभाजन अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा सर विभाजन होता है किस पर? जन्म पर। आखिर की किस वर्ग के किस समुदाय में जन्म लिया जा रहा है सर, उन्हीं पर अधिकांश विभाजित रहता है। बाद बाकी सर मायने तो सब रखता है, शिक्षा और शिक्षा नहीं भी। अगला सर देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 29 नंबर कहता है सर सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूलन सोचना क्या कहलाता है? यानी क्या कहलाएगा सर? 29 का धर्मनिरपेक्षता नहीं सर, सांप्रदायिकता बिल्कुल सही आंसर। यानी 29 का हो जाएगा आपका 2, सांप्रदायिकता। तीसरा सर देखिए क्या का तीसरा बोलते हैं सर, 30वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। यानी सर याद रखिए जहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा, स्वास्थ्य ऐसे तो समझ लीजिए कि सर स्वास्थ्य व्यवस्था जहाँ का सर सबसे बेहतरीन, वहाँ का सर शिशु मृत्यु दर कम। ऊपर से शिशु मृत्यु दर सर शिक्षा पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं क्या, अभी हम बताएं ऐसे क्लास में सब कुछ आप लोगों को खुल के बताए हुए हैं कि आखिर शिशु मृत्यु दर का कहाँ कहाँ कारण छिपा हुआ है सर। तो इसमें बोल रहा सबसे कम कहाँ पर है, तो वो सर केरल में है। कहाँ पर है? केरल। क्योंकि सर ये सब चीज़ में पंजाब, बिहार और छत्तीसगढ़ से आगे है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक में भी। 31 नंबर प्रश्न देखिए आप लोगों का, कहता निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। अरे बाप रे, इतना आसान क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय को किसको कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। 32 देखिए क्या कहता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित होता है। यानी सरकार और प्राइवेट, सरकार बोलते हैं सर सार्वजनिक, ऐसे सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को आप किस आधार पर बांट सकते हैं। तो सर रोजगार की शर्तों के आधार पर या उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर? बिल्कुल सर मालिकाना हक के आधार पर। अगर सर मालिक कोई प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र का आदमी है तो निजी क्षेत्र हो जाएगा, या और किसी भी वस्तु का किसी भी क्षेत्र का सर मालिकाना हक अगर सरकार के पास है तो वो सार्वजनिक हो जाएगा। जैसे सर ट्रेन, स्कूल, इन पर सबों का अधिकार होता है, इस वजह से ये हो जाता है सर
सार्वजनिक सड़क भी आ जाएगा आपका। अब जैसे कुछ कुछ सर उद्योग, इंडस्ट्री में ही बहुत सारा उद्योग होता है, प्राइवेट के हाथों में होता है, तो वो आ जाता है आपका निजी क्षेत्र। तो इसलिए याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर आप सरकारी या निजी क्षेत्र में दे सकते हैं कि आखिर मालिक कोई प्राइवेट लोग है या सरकारी सरकार है। तो 33 नंबर प्रश्न देखिए, कहता कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। सर गर्दा उड़ा रखा है, हर क्षेत्र में आदमी को अपने अंदर लिया हुआ है। आगे सर देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है? ओ माय गॉड, कितना इजी प्रश्न पूछा है कि कौन ऐसी चीज है सर, कौन ऐसा साधन तुम्हारे पास आ गया है जो पूरे सर दोहरे संयोग की समस्या को उखाड़ के फेंक दिया है? तो वो तो सर मुद्रा है जो हर किसी के पैकेट और हाथों में रहता है सर। अगला देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है सर कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पर, क्या कहा सर, जहां पर खाली जगह यानी बाजार नज़दीक हो। सही बात है, आखिर नज़दीक बाजार होगा सब तब ना सर ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेच पाएगा। दूसरा कहता है सर कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो। बिल्कुल सर, कि एक आदमी सर अगर 400 खटने वाला 200 में ही मिल रहा तो आराम से सर ये लोग कमवाएगा, उसको अपने अंदर ले लेगा। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, यानी सर उत्पादन के लिए जरूरी चीज़ें जो जो हो सर सब उसको उपलब्ध हो, तो उन्हीं जगहों पर लगता, मतलब ऑप्शन ए बी सी सब सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए सर क्या कहता है 36, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? यानी सर अलग अलग देशों के बाजार को जोड़ने या विश्व एकीकरण में सर सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाला भाग सर कौन है? तो बैंक है, उद्योग है, कृषि है या विदेशी व्यापार? सर विदेशी व्यापार बिल्कुल सही आंसर है, विदेशी व्यापार। 37 नंबर सर क्या कहता है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ है? यानी सर उपभोक्ता आंदोलन का उदय जो है किन कारणों से हुआ है? एकदम सर इजी इजी क्वेश्चन, वही सारा क्वेश्चन सर जिन क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है सर। तो कौन सा कारण था सर? अत्यधिक खाद की कमी, सही बात है सर। खदानों की जमाखोरी, बिल्कुल सही बात है कि लोग सर बेचना नहीं चाहते थे, लोग खाने के लिए मर रहे थे, और जो दुकानदार लोग सब थे वो सर खदानों को स्टॉक करके रखते थे कि आने वाला समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगला सर कहता है कि खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, बिल्कुल सर, यानी चारों ऑप्शन आपका सही है, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही आंसर इनमें से सभी। अगला देखिए सर 38 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो शक्तिशाली और प्रभावी। तो सर एकदम पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही था। आगे सर देखिए 39 पर हम लोग पहुंच गए हैं। कहता है अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो शासन व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर या वर्ण व्यवस्था? सही आंसर हो जाएगा सर वर्ण व्यवस्था। कि आखिर लोगों को जो अलग अलग समूहों में और भेदभाव में रखा गया था उसका मेन वजह क्या था सर? वर्ण व्यवस्था के आधार पर। अगला सर और अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं। आप लोगों का तो धड़कन तेज हो गया होगा कि इतना गलत इतना सही, यार जो 40 आउट ऑफ 40 किए होंगे तो वो तो सर फूले नहीं समा रहा होगा, एकदम गदगद होंगे वो। तो चलिए सर देखेंगे हम लोग क्या कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? उपयोगिताएं सर निम्न में से क्या है? तो 40 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। सरकार को सजग बनाए रखना, ये सही है। आंदोलनों को सरल बनाना, ये भी सही है। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये भी सही, यानी 40 का 4 सही है सर, यानी ऑप्शन 4 सही है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हमने 40 का सही आंसर सर बता दिया। अब आप लोग मिला लें और आराम से पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पीय प्रश्न था उनमें से आपका कितना प्रश्न
सही हुआ। और सर कमेंट में हमें भी बता सकते हैं कि आप लोगों का किनका कितना, अपने नाम डाल दें सर, और नाम के बगल में आप लिख सकते हैं कि मेरा इतना मार्क्स आया। तो हमको भी पता चलना चाहिए कि आप लोग सिर्फ छुपी रुस्तम हैं कि सर कुछ ओपन भी है। तो आप क्लियर होके बताइए। तो चलिए, और अगले सर जो 24 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, उसका भी आंसर की सर फटाक से हम अपलोड कर देंगे। आप लोग फिर से मिला लीजिएगा और फिर से खुश हो जाइएगा। तो अगले वीडियो जो अपलोड होगा सर, आंसर की अपलोड होगा, उस आप तक पहुंचने के लिए या वो आपको मालूम चलने के लिए आपको इसी चैनल के साथ जुड़ना होगा। चैनल का नाम तो आपको पता ही है कि सुपर पीके क्लासेस, नाम ही विश्वास है। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले आंसर की के साथ।